अच्छा, पब्लिक विक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हमारे जिन जिन के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हमने उनके साथ एक पेज पर आना है, बगैर लड़े, बगैर कोई दरमियानी रास्ता निकाले। यानी आपने जो फोर्थ हैबिट है उसका नाम है थिंक विन विन। इसका मतलब ये है कि हमारी सोच या हमारी डीलिंग हर दफ़ा ऐसी होनी चाहिए जिसके एंड पर आप भी जीतें, मैं भी जीतूं। ये कभी भी ना हो कि एक बंदा जीते और दूसरा हार जाए। यानी हमारी सोच सोच ऐसी होनी चाहिए कि विन विन वाली डील हमने हमेशा रखनी है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो 3 हैबिट्स हैं ना, ये पब्लिक विक्ट्री के अंदर आती हैं। पहली 3 हैबिट्स पर्सनल विक्ट्री में आती थी, जिसमें पहली हैबिट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की। आपने रिलैप्स क्यों किया? मैंने किया, मेरी वजह से ही हुआ, प्रोवोक नहीं किया मुझे किसी ने। देखें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक बुक है जिसके अंदर बहुत रिसर्च करके वो 7 आदतें डाली गई हैं, बंद की गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, जो हर उस बंदे की हैं जो सक्सेसफुल है इस दुनिया में। जब ये रिसर्च स्टार्ट की थी फ्रैंकलिन कॉवी ने, तो उनका क्वेश्चन ये था कि हु इज़ सक्सेसफुल हेयर एंड वाई। वो ये जानना चाहते थे इस दुनिया में कौन कामयाब है और वो क्यों कामयाब है। फिर उन्होंने जितने लोगों को स्टडी किया जो जो कामयाब थे, उनके अंदर ये 7 चीज़ें उन सब के अंदर होती थी, चाहे वो किसी रेस से हो, वो किसी रिलीजन से हो, वो किसी कंट्री से हो, उनके अंदर ये 7 चीज़ें लाजमी होती थी, जिसको उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का नाम देकर एक बुक में लिख दिया। हाईली इफ़ेक्टिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा असर रखने वाले लोग, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले लोग, यानी जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हो अपनी बातों से, अपनी आदत से। अब इन 7 हैबिट्स को ना हम 2 चंक्स में डिवाइड करते हैं, पहली 3, फिर बाद वाली 3, और आखिरी हैबिट हम अलग रखते हैं। वो मैं बताती हूँ क्यों। पहली 3 हैबिट जो है ना वो आपके साथ ताल्लुक बेहतर बनाएंगी, जिसमें सबसे पहली हैबिट होती है बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना, पहले से एक्टिव होना, ये सारी चीज़ें उसकी एक्सप्लेनेशन है। जिम्मेदारी लेना अपनी मूड की, अपनी सोचों की, अपने बिहेवियर्स की, अपनी आदत की, यानी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना। होता ये है, ये हैबिट सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रा पीछे मुड़कर देखें, कभी जिम्मेदारी ली नहीं होती। इवन इतना ये न्यू नॉर्मल बन चुका है हमारे कल्चर में, नहीं हर जगह ही, बल्कि कि पहले उसके गाली देने पर गाली देना जस्टिफाइड है। सुनने वाले भी कहते हैं अच्छा, वो फिर पहले वाले की तरफ चले जाते हैं कि भैया आपने ये क्यों किया था। कोई ये नहीं कहता आगे से, ठीक है उन्होंने जो किया वो किया, वो तो गलत है ही, बट आपका भी पलट कर जवाब देना उतना ही गलत है, क्योंकि ये इंसानों की वैल्यूज़ में तो ये चीज़ें नहीं होती। ऐसा है ना, अगर घर में से कोई बदतमीज़ी करता है उस पर आगे से बदतमीज़ी कर देना बहरहाल जस्टिफाइड तो नहीं होगा। आप लोगों के केस में रिलैप्स करना कि मैंने सिगरेट पी ली या मैंने ड्रग कर ली, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास रिलैप्स करके आते हैं सबसे ज़्यादा वो हाईलाइट कर रहे होते हैं फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने प्रोवोक कर दिया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझ पर शक किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। वो ये नहीं कहते कि मेरा दिल कर रहा था नशा करने को और मैंने किसी को बताया नहीं, नीयत मेरी बन चुकी थी रिलैप्स करने की और मैंने कोई बहाना ढूंढ के कर लिया। उसके बदले में मैं आपको अगर डांटूंगी, इसके बदले में आप मुझसे गिला कर सकते हैं, आप मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं मेरे हफ्सा आइंदा से ऐसे ना कीजिएगा। उसके बदले में आपका नशा करना कभी भी नहीं बनता। 10 टास्क ऑफ एडिक्ट्स है ना, उसके अंदर 6 टास्क ये है कि मेक योर रिकवरी अनकंडीशनल, और रिकवरी होती भी अनकंडीशनल है, गैर मशरूत। कोई शर्त नहीं आयद होती कि फ़लाँ चीज़ के बाहर का मौसम होगा तो मैं रिकवरी में रहूँगा, अब्बा प्रोवोकिंग छोड़ेंगे तो मैं रिकवरी में रहूँगा, फ़लाँ चीज़ होगी, पाकिस्तान का डेट उतरेगा तो मैं कोई शर्त नहीं होती। पहली हैबिट आपको ये सिखाती है कि मैंने किसी जिम्मेदारी में नहीं, मैंने हर एक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। मैंने बिल्कुल नहीं कहना पेपर आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए मैं फ़ेल हो गया, मेरे पास पूरा साल था तैयारी के लिए, असल बात यह है कि मैं कर नहीं सका तैयारी। मैंने कभी भी ये नहीं कहना कि सामने वाले ने बदतमीज़ी की इसलिए मैंने बदतमीज़ी कर दी, मेरी वैल्यूज़ बहरहाल मुझे इजाज़त नहीं देती ये काम करने की, इसलिए मैंने नहीं करना। दूसरी हैबिट जो पर्सनल विक्ट्री में आती है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका
एंड रिजल्ट जहन में सोच लें कि अगर आपके हाथ में एक सिगरेट हो तो उस वक्त भी आप इन्विजन कर सकें, आप देख सकें कि ये मुझे कहाँ ले जाएगा। क्या ये पीने के बाद मेरी एंग्जाइटी सेटल डाउन हो जाएगी? क्या ये पीने के बाद मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी? या मैं एंड अप करूँगा पैकेट ख़रीदने पर, या मैं एंड अप करूँगा वापस से रिहेबिलिटेशन सेंटर, या मेरी एंग्जाइटी एक्सपेडाइट हो जाएगी, या ऐसे कोई मसले। तो ये हैबिट आपको ये सिखाती है कि इस दुनिया में जितनी भी क्रिएशंस हैं ना, वो 2 दफ़ा होती हैं। एक दफ़ा आपके दिमाग में और एक दफ़ा फिज़िकली। यानी आप कोई भी चीज़ जो क्रिएट होने जा रही होती है वो आप 2 दफ़ा करते हैं, एक दफ़ा सोच कर और एक दफ़ा फिर फिज़िकली। जिस तरह कोई बिल्डिंग भी बनती है तो वो ब्लूप्रिंट के बगैर नहीं बनती, आप पहले नक्शा बनाते हैं उसका पूरा, फिर बनाते हैं। बिल्कुल, आपने इवन कोई वेडिंग पर जाना, कोई और ओकेजन हो, तो आप पहले ज़हन में सोचते हैं कैसे कपड़े होंगे, क्या सब कुछ होगा, फिर आप उस हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो वो कहते हैं इस स्किल को आप रिकवरी में क्यों नहीं यूटिलाइज करते, कि अगर मैं दवाई छोड़ दूंगा तो कुछ दिन बाद मेरे बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, कुछ दिन बाद मुझे क्रेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, मैं गिव इन कर दूंगा उन क्रेविंग्स में। तो फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करता इस चीज़ में गिव इन। फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं फॉलोअप पर आना छोड़ दूंगा या मैं कम कर दूंगा फॉलोअप पर आना, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, मुझे क्रेविंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, घर वालों को मैं मैनिपुलेट कर सकूँगा और मैं इवेंचुअली रिलैप्स कर जाऊँगा। तो जब आप पहले ही उसका एंड रिज़ल्ट सोच लेते हैं तो फिर आप उस चीज़ की तरफ जाते नहीं हैं, बच जाते हैं, ज़्यादा चांसेस ये हैं। दूसरी हैबिट ये थी। पर्सनल विक्ट्री में तीसरी हैबिट जो है वो होती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि अपनी लिस्ट को तरतीब दे लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना, प्रायोरिटाइज कर लेना कि मैंने हर पहला करने वाला काम पहले ही करना है। यानी ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट मुझे फ़िक्र पड़ी हुई है पढ़ाई की। तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में आप प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं, तरतीब देना सीखते हैं। पहले नंबर पर अगर मेरी सेहत है तो मेरी एनर्जीज भी सारी उसी तरफ लगनी चाहिए। फिर अच्छा, पर्सनल विक्ट्री का चंक कंप्लीट हुआ। अब पर्सनल विक्ट्री जब मैं तीनों हैबिट्स हम सीख लेंगे ना तो हम इतने काफ़ी हो जाएंगे कि हम अपने एक्शंस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लें, और हम पर तो मतलब एक किस्म की हमारी कमांड हम पर तो चलना शुरू हो जाएगी। फिर आता है अगला चंक जिसका नाम है पब्लिक विक्ट्री। यानी अब सारी ज़िंदगी एक इंसान इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको लोगों की ज़रूरत होती है, उसको इंसानों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सब हैं ही सोशल एनिमल्स। अच्छा, अब फोर्थ नंबर पर जो हैबिट है जो पर्सनल पब्लिक विक्ट्री में पहली नंबर पर आती है उसका नाम है थिंक विन विन। थिंक विन डैश विन, थिंक विन विन। और इसमें वो सिखाते हैं आपको हर सिचुएशन को विन विन बनाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे ज़हन में फ़ौरन रिबटल्स के तौर पर आती हैं कि क्रिकेट मैच को तो विन विन बनाया नहीं जा सकता, एक फ़ुटबॉल मैच को तो बनाया नहीं जा सकता, टॉप तो कोई एक बंदा ही करेगा एग्ज़ाम्स में, तो फ़लाँ चीज़ तो एक ही बंदा करेगा, तो फिर वहाँ पर तो विन लूज़ डील हुई ना। तो थिंक विन विन वाले फोर्थ हैबिट वाले आपको सिखाते हैं कि आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को विन विन बना सकते हैं। अब वो आपको ये सिखाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियल चीज़ आपके पास पीछे बचे तो वो ही विन होगा, कि एक टीम के पास ट्रॉफी चली जाती है, दूसरी टीम का मोराल बड़ा हो जाता है, वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, जो भी है वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, उनके अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपस में उनके ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, तो पीछे कुछ भी बच जाए ना वो विन कंसिडर होता है। अच्छा, उसके बाद जो पब्लिक विक्ट्री में जो दूसरी हैबिट, यानी असल में पांचवी और पब्लिक विक्ट्री में दूसरी हैबिट जो है उसका नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। उर्दू में इसका मतलब ये है कि पहले सुन समझ लें उसके बाद कोई फैसला करें या कोई और काम करें, पहले सुन लें एक बार, पहले सुन लें समझ लें उसके बाद उस पर आगे कोई एक्शन करें या कुछ किसी और प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जाएं। इंग्लिश में सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें लिसनिंग पावर पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि वी आर लूजिंग आवर लिसनिंग। अब उसमें मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगी हैबिट तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम अपनी लिसनिंग पावर लूज़ करते जा रहे हैं। अपेरेंटली तो हम सुन रहे हैं, हम सबके पास 2 कान हैं और हम सुन ही रहे हैं, मैं भी जो बात कर रही हूँ आप सुन रहे हैं ना, बट असल में लिसनिंग ये नहीं होती। असल में लिसनिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट
रिटेंशन का होता है, आप रिटेन करते हैं जो आपने सुना होता है। अब जो 6th हैबिट है उसका नाम है, यानी पब्लिक विक्ट्री की 3rd हैबिट, वैसे ओवरऑल 6 हैबिट, उसका नाम है सिनर्जी। सिनर्जी मल्टीपल एनर्जीज के मिलने को कहते हैं, यानी आप इसको नईम साहब समझ सकते हैं टीम वर्क। टीम वर्क यानी डिफरेंट ब्रेन्स मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो उसको सिनर्जी कहेंगे। जैसे मैचेस में होती है, ढेर सारे लोग मिलकर एक मैच जीतते हैं। जैसे विलिंग वेज में काम होता है सिनर्जी, आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, फिर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये पर्सनल विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री कंप्लीट हो गई। फिर आखिरी हैबिट है 7th हैबिट, जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं। पहली 6 हैबिट्स हम सीख कर 7वीं हैबिट तक पहुंच सकते हैं। यानी अब ये जो 6 हैबिट्स है ना, इनको 100 का है बेसिकली उसने। ये सारी स्किल्स हैं, और भी लाइफ में ढेर सारी जो स्किल्स हैं ना, आपने उनको सारी ज़िंदगी अब शार्प करते रहना है। स्किल्स को, महारतों को सीखते रहें और उन्हें अपडेट करते रहें, नया करते रहें, जिसमें हर दफ़ा आप नए सिरे से ये सारी 6 की जो हैबिट्स नए पर्सपेक्टिव से सीखेंगे। और इसमें 4 डोमेन्स होती हैं, जिन जिन चारों डोमेन्स में हमारी ख़राबी हुई होती है ना, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, उन्हीं चारों डोमेन्स में, उन चारों डोमेन्स को रीबिल्ड करना शार्पनिंग द सॉ के अंडर आएगा सारा। अच्छा, अब 4th हैबिट पर आते हैं जो हमने एक्चुअली करनी थी, पब्लिक विक्ट्री हैबिट, थिंक विन विन, जिसमें वो ये बताते हैं कि आपने अपने ताल्लुकात शुरू करने कैसे हैं, बेहतर करना अपनी फैमिली के साथ। इसमें वो एक इमोशनल बैंक अकाउंट की बात करते हैं। आपने बाकी बैंक अकाउंट्स तो सारी ज़िंदगी देखे ही होंगे, सुने होंगे, लोग पैसों की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, पैसे सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, विड्रॉ करने के लिए, तो वो पैसों की लेन देन का बैंक अकाउंट होता है। लेकिन ये इमोशनल बैंक अकाउंट है, इसके अंदर यानी ये जज्बात का बैंक अकाउंट है बेसिकली। आप अपने लव्ड वंस के साथ किस तरह से इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ ताल्लुक़ बेहतर करना है तो आप कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं उनके दिल में। अगर आपने उनके साथ ताल्लुक़ ख़राब करना है तो आप कैसे विड्रॉ करा सकते हैं उनके दिल से। तो वो एक लिस्ट होगी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम किसी के साथ ताल्लुक़ बना सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर हो हमारे लिए। जो इमोशनल बैंक अकाउंट है ना, ये एक इमेजिनरी सी थिंग है जिसके अंदर आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है कि इस तरह से आपने किसी भी बंदे के साथ जो है ना अपना ताल्लुक़ बेहतर करना है। वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी शुरू किया जा सकता है, वो अपने घर वालों के साथ भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यानी इसके अंदर आती हैं। जिस तरह बैंक में जब हम पैसे जमा कराते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं, जब हम निकलवाते हैं तो उससे विड्रॉ करना कहते हैं। अच्छा, डिपॉजिट जब हमने किसी के साथ कराने, नहीं एक बंदा है उसके साथ आपने अपना ताल्लुक़ बेहतर करना है, या अभी आपने ताल्लुक़ बनाना शुरू करना है, या आपके घर वाले ही हैं, एक उसको अगर हम लिसनिंग एयर प्रोवाइड कर देंगे ना तो चुप के हम एक डिपॉजिट कर देते हैं उनके दिल में। यानी अगर हम किसी की बात सुन लेते हैं तो यूजुअली होता क्या है कि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, एक बंदा इंतज़ार कर रहा होता है कब आप अपना बोलना बंद करें तो मैं जवाब दूं, और वो जहन में तब तक अपने जवाब की तैयारी कर रहा होता है। माँ बाप आकर घर से बता रहे होते हैं हम इतनी मुश्किल से आए, घर में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो पेशेंट बस कह रहा होता है किसी तरह लेक्चर बंद करें, और मैं वो चुप हूँ तो मैं कहूँ अच्छा मुझे ले जाओ अब। तो उनके इमोशंस के साथ वैलिडेट करना ही सीखा नहीं होता हमने, ऐसा है ना। यानी फैमिली जब आपसे बात करती हैं अपने दुख की, अपने मसलों की, कि आपकी फ़लाँ बात से मैं हर्ट हुआ था या हर्ट हुई थी या डिसअपॉइंटेड थी, तो ये वाला चीज़ें नहीं जहन में आती कि अच्छा हम उसका सॉरी करके आगे चले जाएं, या हम कहें कि हाँ मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो मुझसे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट मैं आइंदा से ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। ये चीज़ जहन में आती ही नहीं है। किसी लंबी लंबी बहस में ना जाएं, एग्जैक्टली अपने बिहेवियर से ये साबित करें कि अब आपके अंदर इलाज के बाद काफ़ी चेंज आए। पेशेंट्स की इतनी बादशाहों वाली ख्वाहिशात होती हैं कि अब बस मैं घर जा रहा हूँ तो अब बस ट्रे में खाना मेरे सामने आ जाया करे क्योंकि मैं सज़ा काट कर आया हूँ, अब बस ये आते जाते मुझे सल्यूट मारा करें कि मैंने नशा छोड़ दिया है। हालांकि होना ये चाहिए कि पेशेंट्स तो डेथ में चले जाते हैं इलाज करवाने के बाद। ये बात आपको बड़ी एलियन सी लगेगी कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इलाज करवाने के बाद, पहले तो होते ही होते हैं, इलाज करवाने के बाद मरीज़ ज़्यादा डेथ में चले जाते हैं, ज़्यादा मकरूज़ हो जाते हैं अपनी फैमिली के।
पेशेंट समझते हैं मैंने इलाज करवा लिया ना, अब तो बस ये सारे सल्यूट किया करें मुझे, नशा भी मैंने छोड़ा, 100 दिन भी रहा हूँ वहाँ पर। अब उसमें होता ये है कि पहले उन्होंने आपकी सारी बीमारी बर्दाश्त की होती है, उसके बाद वो आप पर हर तरह से इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकली, टाइम अपना, फाइनेंसेस अपने, हर चीज़, अपनी एनर्जीज आते हैं। जो टाइम हम देते हैं उस टाइम पर आते हैं, चाहे उनकी अपनी 100 कमिटमेंट्स हों, फिर उनको हफ्ते में 4 दफ़ा बुलाना, फिर ग्रुप्स में बिठाना इतनी इतनी देर। हम तो उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्होंने तो हमसे एक किस्म की वो मांगा होता है ना कि इनको रख लें अपने पास और ठीक करके देते हैं, और हम उन्हें ही रोज़ बुलाना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट्स को बड़ा ये होता है कि यहाँ पर आपने मुझे दाखिल करा दिया, कैद है, ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। तो शायद कैद की बात वो करते हैं जिन्होंने देखी ही नहीं है कैदें। ये कैद थोड़ी होती है जहाँ पर इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया जा रहा हो, जहाँ पर इतना एक पढ़ाई लिखाई वाला माहौल हो, जहाँ पर इतना ट्रीटमेंट मतलब बहुत अच्छे से हो रहा हो। कैद थोड़ी होती है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारा ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ होता है नशों से। जब हम बार बार ये सवाल करते हैं ना कि मुझे क्यों लाया इलाज में, क्यों, मैंने क्या ऐसा किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पहाड़ तोड़े हों बहुत बड़े, आपने कोई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स किए हों, आपके पास बड़े बड़े सबूत हों कि जी इसलिए लेकर आए। आपके बिहेवियर में, आपकी थॉट्स में, आपकी बातों में एक एक चीज़ इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि आप ठीक नहीं हैं। मैं ड्रग एडिक्शन की एक आम जुबान की एग्जांपल, यानी छोड़ देते हैं हम सारे साइंटिफिक क्राइटेरियाज को, छोड़ देते हैं हम सारी मुश्किल मुश्किल टर्म्स को, ड्रग एडिक्ट के को एक्सप्लेन करने के लिए, या एक ऐसे बंदे को जिसको इलाज की ज़रूरत हो, उसके लिए सिर्फ एक बड़ी आम जुबान की चीज़ बड़ी वो मतलब फ़ायदा दे सकती है समझने में, कि अगर फैमिली मेम्बर्स की, सबकी, मिलने जुलने वालों की, बाहर के लोगों की उंगलियां एक शख्स पर उठ रही हैं ना कि उस बंदे के साथ कोई मसला है, इस बंदे की बातों में कोई मसला है, इसके ईटिंग पैटर्न्स ख़राब हैं, सोना जागना ठीक नहीं है, बात करना ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, वेदर अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ भी, यानी अगर एक ही बंदे को पॉइंट आउट किया जा रहा हो बार बार किसी फैमिली मेम्बर, किसी दोस्त, किसी नेबर के थ्रू, तो इसका मतलब है कि उस बंदे के साथ कुछ सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और उनको उसके बारे में इलाज कराना चाहिए। वो आगे की बातें हैं, इंडोर आउटडोर काउंसलिंग जो भी है, लेकिन उसको ज़रा देखना चाहिए अपने अंदर कि मेरे साथ मसला है एक दफ़ा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रिमाइंडर्स होते हैं कि मेरे साथ कोई मसला। मसला ये है कि हम सब अपनी आँखों की गलत जगह पर रहते हैं, यानी हम अपनी आँखों की ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से हम नहीं अपने आप को देख सकते। सबको बाहर के नज़र आ रहे हैं कि ये अम्मा में प्रॉब्लम है, वो जो मैंने प्लेट तोड़ी थी वो तो बहन का मसला था, वो जो मैंने अब्बा को गालियाँ दी थी या धक्का दिया था वो तो उन्होंने प्रोवोक किया था। तो हर चीज़ की जस्टिफिकेशन ये होती है कि बाहर वालों में मसला है, मेरे अंदर कोई मसला नहीं है। तो मसला किसी का नहीं है, मसला उनका भी होगा, हम उन्हें क्लीन चिट नहीं देते चले, लेकिन मसला आपका है। आपको सबसे पहले इलाज की ज़रूरत है और आपको सब्जेक्ट बनने की ज़रूरत है उस इंस्टीट्यूशन में जाकर। जब आप जाकर ये कहते हैं ना भाई को भी लेकर आए, वो भी फ़लाँ नशे करता है, फ़लाँ को भी लेकर आए, तो उनके मसले हमारे पास नहीं आए। जब वो हमारा केस बनेंगे हम उन पर बात करेंगे। जैसे बीमारियों को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया होता है ना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जैसे अगर किसी को खांसी आ रही होगी तो हम ये तो नहीं कह सकते इनको कोविड है, उसको वो करने का, अप्लाई करने का प्रोसीजर ये होता है कि ये 11 पॉइंट्स हैं, ये 11 निशानी हैं, ये 11 सिम्टम्स हैं, इसमें से 2 सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर हैं तो वो ड्रग एडिक्ट है, बहस ही खत्म हो जाती है। हमने अगर किसी को लिसनिंग एयर प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ उनकी बात सुन ली, वैलिडेट कर दी उनकी फीलिंग्स को, तो ऐसे ही उनके दिल में ना थोड़ी सी जगह बन देती है कि हाँ चलो एटलीस्ट उसने सुना तो सही, चाहे मसला हल ना हो। जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं पहले दिन तो मसला हल नहीं हो जाता, वो आकर कितने दिन लेती हैं, सारी बातें बताती हैं, एक किस्म का कैथार्सिस होना शुरू हो जाता है उनका। तो बदले में हम कोई जादू नहीं कर देते कि वो ठीक, लेकिन वो जितनी तकलीफ के साथ आई होती है ना उसमें से कुछ % कम लेकर जाती हैं वापस, यानी ये सारी फैमिलीज, क्योंकि उनको सिर्फ एक आकर एक लिसनिंग एयर मिलता है, पूरा बंदा उनकी पूरी बात सुनता है, उनकी फीलिंग्स के साथ वैलिडेट करता है कि हाँ बहुत अफसोस हुआ आपके साथ ये हुआ, बहुत मसले वाली बात है, कोई बात नहीं हम इस चीज़ को डील करेंगे, तो उनका मसला पहले की निस्बत कम रह जाता है। अच्छा, दूसरा डिपॉजिट ये शो काइंडनेस, कर्टिसी, रिस्पेक्ट, यानी अगर हम किसी के साथ काइंड हो जाते हैं, कर्टिस हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक उनसे ताल्लुक बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपका ताल्लुक आकर थेरेपिस्ट के साथ जो बिल्कुल अनजान लोग होते हैं क्यों बेहतर होना शुरू हो जाता है कि हम कभी भी बेइज्जती नहीं करते, कभी भी बुरा नहीं कहते आपको, आपके बिहेवियर्स पर, एक्शंस पर। तो जब किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं तो
अगले बंदे के साथ वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चुप करके ताल्लुक बेहतर होना शुरू हो जाता है। शुरू में चाहे जितना मर्जी बुरा हो। अगला कीप प्रॉमिसेस, कोई वादा नहीं पूरा करते बिल्कुल भी। शायद कैपेसिटी नहीं होती, गिला नहीं है लेकिन कैपेसिटी नहीं होती वादा पूरा करने वाली। कह देते हैं कि आज के बाद कभी नहीं सिगरेट पीऊंगा, प्रॉमिस आज के बाद ये नहीं करूंगा, आज के बाद ग्रुप का डेकोरम बिल्कुल ख़राब नहीं करूंगा, लेकिन जहां मौका मिलता है वहां हो जाती है ना शरारतें। आज के बाद वादा कभी लड़ाई नहीं करूंगा घर पे। वादे अगर हम तोड़ते रहेंगे अपने लव वंस के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो हमारा ताल्लुक खराब होता ही रहेगा। देखें, एक आम बंदे पर आप एक से दूसरी दफा भरोसा नहीं करेंगे अगर वो वादा तोड़ देगा, तो अपने लव वंस के साथ भी यही चीज होती है। वो अलग बात है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, उनको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि शायद उसकी कैपेसिटी नहीं होती, ना ही उसका इख्तियार होता है, लेकिन दिल में ना बात आ चुकी होती है कि मानेंगे नहीं। क्यों? फैमिलीज वहमों में पड़ी होती हैं। फिर पेशेंट्स कहते हैं आज ही मैं कह रहा हूँ ना, आइंदा नहीं करूंगा, तो यकीन करें मुझ पे। जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर ऐड की जाती हैं, जब किसी ने कोई ड्रग छोड़ा होता है फॉर एग्जाम्पल, और उनका विड्रॉल बड़ा सिवियर होता है, उनको तकलीफें बहुत हो रही होती हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल, तो उनको कोई दवाई ऐसी दे दी जाती है जिससे उनको नशे की फीलिंग ना हो, यानी कॉम्बिनेशन में, लेकिन सपोर्ट मिल जाए थोड़ी सी कि मूड मिजाज बहुत खराब ना हो। लेकिन वो दवाई डॉक्टर ने एक दिन बंद करनी है। जैसे यहाँ पर वैलियम वगैरह दी जाती है ना, लेकिन उसका नशा कोई नहीं होता, लेकिन वो बंद करनी है। उसमें ये होता है कि आपको विड्रॉल में सुकून देने के लिए, यानी एट टाइम्स। अब ये होता है कि जब वो टेपर ऑफ करनी है या खत्म करनी है, तो डॉक्टर्स आपको समझा देते हैं कि आप पर थोड़ी जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि हो सकता है आपका मूड थोड़ा लो रहे, लेकिन आपने अपने आप को एंगेज करते रहना है डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि आपको वो लो फीलिंग ना हो सकता है आपकी नींद एक दो दिन डिस्टर्ब रहे, लेकिन आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक या आपने अपना स्लीप वेक साइकिल नेचुरली ठीक करना है। ट्रस्ट जब टूटता है ना, एक लंबे अरसे के बाद टूटेगा तो ज्यादा डैमेज भी होगा, ज्यादा टाइम भी लगेगा उसे बनाते हुए। लेकिन अगर आप छोटे छोटे, अगर आपकी एफर्ट्स ट्रस्ट वापस बनाने की तरफ ही रहेंगी ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हमें पता होगा कि ठीक है एफर्ट कर रहे हैं, वो बीच में थोड़े एप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हिकअप्स आ रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन बनाने की तरफ होगी ना, तो इवेंचुअली वो बन ही जाएगा। लेकिन अगर हर दफा आपने रीजन के साथ आना है, हर दफा आपने जस्टिफिकेशन के साथ आना है, अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।